तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और इससे पहले आप सभी ने देखा होगा कि हमने क्या देखा था। हमने दूरी, समय, चाल, वेग, विस्थापन, ये सब के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके बारे में जाना था। जो भी था इसकी बेसिक नॉलेज ली थी हमने। और आज के टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं वो हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप फ़र्स्ट वीडियो देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो कि है हमारा दूरी समय ग्राफ। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ में हम देख लेते हैं कि आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे दूरी समय ग्राफ में, इसकी देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी जो हमें ग्राफ खींचने से पहले पता होनी चाहिए। तो दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हम एक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लेते हैं और एक वर्टिकल, दो प्लेन लेते हैं और उसके बाद ही हम किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। और जो भी समय को रहता है, हम समय, हमारे दो एक्सिस होते हैं। पहला जो होता है इस साइड जो रहता है उसे हम जो समांतर में रहता है हमारे, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रहता है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, समय को एक्स अक्ष पर और दूरी को वाई अक्ष पर अंकित किया जाता है। आप ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़, कोई भी वो राशि जो स्वतंत्र है पूरी तरह से, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, उसको हम एक्स अक्ष में लेंगे। जैसे कि आप सब देख लीजिए, समय जो है हमारा, समय किसी भी चीज़ पर डिपेंड करता है क्या? किसी चीज़ के लिए रुकेगा क्या समय? नहीं रुकेगा, वो निरंतर बढ़ते रहेगा। तो ऐसी राशि जो स्वतंत्र रहती है उसको हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं। ठीक है, और अदर राशि को वाई एक्सिस पर। अब देख लेते हैं तीसरा हमारा, दूरी और समय को अंकित करने के लिए उपयुक्त पैमाने का चुनाव करना होता है। ठीक है, पैमाने को चुनाव करते समय निम्न, कोई भी दूरी और समय का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हम एक पैमाने का यूज़ करते हैं, स्केल। तो उसमें हम, आप सबने देखा होगा कि हम एक निश्चित दूरी पर खींचते हैं। जैसे एक 10 लाइन के बाद हम अगर वैल्यू रख रहे हैं 1, तो उसके बाद फिर एक 10 लाइन लेंगे हम, उसके बाद फिर 2 रखेंगे। उसी तरह हम ऊर्ध्वाधर में भी करते हैं कि एक गेप रखते हैं सूटेबल, और उसके बाद ही हम लाइन खींचते जाते हैं। ठीक है, वो तो उसको याद रख, पैमाने का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देख लेते हैं वो बातें कौन कौन सी है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच का अंतर। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी अगर वैल्यू ले रहे हैं तो आप उसके एक मान का एक अंतर रखेंगे। जैसे आप 2 की अंतर में अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो आप उतना ही बीच का गैप रखेंगे और उतने उतने अंतर में आप वैल्यू को रखते जाएंगे। ठीक, और प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान लेते हैं हम, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। जैसे आप कोई भी कभी भी ग्राफ देखे होंगे तो ग्राफ में हम एक सूटेबल लाइन, मतलब बीच में एक ऐसा प्लेन खींचते हैं जो सबके लिए, क्योंकि ग्राफ हमारा हमें बीच में ही खींचना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मध्यवर्ती मान लेते हैं दोनों के बीच का, और जिससे एक ग्राफ बहुत सही से खिंचा सके। ऐसा हम मध्यवर्ती मान लेते हैं ताकि उन ग्राफ के बीच में चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। जिसे हम सुविधाजनक ऐसे, जो हम हमारे दो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, उसको हम सुविधाजनक खींच सकें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसका अधिकतम, ग्राफ का जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है कि हम ग्राफ के पेपर का पूरे अच्छे तरीके से यूज़ करें। ये नहीं कि बहुत कम ही स्पेस में हमने बना दिया है और बाकी पूरा हमारा ग्राफ पेपर खाली रह गया है। ऐसा जो होता है वो ग्राफ का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाता है। उसके लिए हमें ग्राफ का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी करना आना चाहिए ताकि हम ग्राफ को बहुत अच्छे से दर्शा सकें और जो भी हमारा सामने वाला उसे समझना चाहता है वो उसे अच्छे से समझ सके।
ठीक है, आइए कुछ ग्राफ देख लेते हैं और हम इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में जो यहाँ पे टी है हमारा, वो टाइम को दर्शा रहा है, समय को, और वी वेग को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जब हम वेग और समय के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, जो इसमें एक समान गति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमें एक सीधी समान रेखा ऐसे प्राप्त होगी, समांतर रेखा। ठीक है, तो समांतर रेखा जो हमें प्राप्त होगी उसमें आप ये पाएंगे कि यहाँ तक की दूरी मान लीजिए T1 है, तो ये भी एक ही है दूरी आएगी। और वहीं अगर हम T2 की वैल्यू भी देखें, ये T1 हो मान लीजिए आप, और ये अगर T2 की भी है, तो दूरी जो है हमारी वो समान आ रही है हर जगह पे। ठीक है, तो जब हम कोई भी वस्तु जब समान गति करती है तो उसका जो हमें समांतर अक्ष पर ही एक सीधी लाइन में वो वस्तु गति करती है और एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। ये हो गई हमारी एक समान गति में। अब हम देख लेते हैं जब कोई भी वस्तु असमान गति करे, तो जब असमान गति के लिए हम वेग और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो क्या होगी असमान। पहले आप ये देख लीजिए कि असमान गति होती क्या है। तो असमान गति में क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, ठीक है, समय तो एक समान ही लग रहा है मान लीजिए, लेकिन दूरी वो असमान तय कर रही है। अगर हम पहले देख रहे हैं वो अगर 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो अगले 1 मिनट में वो अचानक से अगर 10 मिनट की दूरी तय करने लग जाए, तो इस प्रकार की जो गति होती है ना, ये असमान गति कहलाती है। वहीं समान गति में क्या होता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। जैसे अगर वो 1 मिनट में 5 मीटर तय कर रहा है, तो अगले 1 मिनट में फिर 5 मीटर तय करेगा, फिर अगले 1 मिनट में फिर 5 मिनट तय करेगा। ऐसा होता है, तो उसे समान गति कहते हैं। और उसके विपरीत अगर समान समय तो वही लग रहा है, लेकिन उसकी गति जो है वो थोड़ी कभी आगे बढ़ जा रही है, फिर आगे शुरू में कम दूरी तय कर रहा था, फिर अचानक से एकदम ज़्यादा दूरी तय करने लग गया, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो असमान गति कहलाती है। ठीक है, इसमें हमें एक स्लोप की तरह मिलेगा, जो हमें ग्राफ मिलेगा इसमें ये एक स्लोप की तरह प्राप्त होगा हमें। इसमें क्या होगा कि कभी टाइम कम समय में अधिक दूरी तय कर रहा है, कभी कम दूरी तय कर रहा है, इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। अब आइए देखते हैं आगे विस्थापन समय ग्राफ देखते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ में ये जो हमारा एक्स एक्सिस में हम लेंगे वो टाइम होगा, और वाई एक्सिस में जो हम लेंगे विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा आप, एस से हम विस्थापन को डिनोट करते हैं, और टाइम के लिए टी का यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, आइए इसे नीचे जो हमने कुछ नोट किया है उससे समझते हैं। एक वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ जो होगा क्या होगा, सरल रेखा में होगा। सपोज आप मान लीजिए ये कोई वस्तु है, वो एक समान गति से अगर तय कर रही है, ठीक है, एक वस्तु एक समान वेग से अगर दूरी तय कर रही है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ जो होगा हमें एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। बिल्कुल इसी तरह एक सरल रेखा में हमें प्राप्त होगी वो। ठीक है, अब देखते हैं हम ग्राफ की प्रवणता स्लोप वस्तु की चाल को बताती है। ग्राफ की प्रवणता मतलब वो जो हमें स्लोप प्राप्त होता है, कोई भी एक आकृति जो हमें प्राप्त होती है ऐसी, ये उसकी चाल को बता रही है। मतलब इधर जो वो कम टाइम में चल रहा है उसे बता रही है, अचानक से बढ़ गया उसकी दूरी, वेग जो बढ़ रही है, ये पूरा उसकी चाल को बताती है कि वस्तु किस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, ये बात कही हमने। और दिया गया ग्राफ ए और बी का विस्थापन समय ग्राफ है। ए की प्रवणता अधिक है इसलिए उसकी चाल बी से अधिक है। जो हमने ग्राफ ऊपर देखा है उसमें ए की जो प्रवणता की वैल्यू है ना वो बहुत अधिक है, इसलिए आपने देखा होगा कि ए लाइन जो है हमारा पहले है, उसके बाद बी उसके बाद है। बी की थोड़ी कम होगी, ए की प्रवणता जो होगी वो अधिक होगी। यहाँ पे वही बात कही हमने जो हमने ऊपर देखा है कि समय को टी से और विस्थापन को एस से दर्शाया जाता है। अब हम देख लेते हैं
एक समान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि त्वरण जो होती है वो किसी भी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को ही हम उसका त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर हमारी त्वरण कहलाएगी। अब हम वेग समय ग्राफ में ये देख लेते हैं कि ये जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो समय t में हमें एक ऐसी एक रेखा की तरह प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या है, जब वेग में परिवर्तन के दर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। तो वेग में परिवर्तन का जो भी दर हो रहा होगा, अगर समय के साथ ऐसे थोड़ा इधर नीचे में कम लग रहा है तो इधर ऊपर जा के उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, थोड़ी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें जो स्लोप कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ है, स्ट्रेट लाइन के रूप में। अब हम देखते हैं एक समान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ देख लेते हैं। तो आप दूरी की परिभाषा आप याद कीजिए। दूरी हमने क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग का जो संपूर्ण लंबाई होता है वही उसकी दूरी कहलाती है। इसमें हम जब दूरी समय ग्राफ को देखेंगे तो इसमें हमें ठीक उसी प्रकार से स्लोप प्राप्त हुआ है जैसा हमने इससे पहले देखा था। इससे पहले जब हमने असमान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचा था तो हमें कुछ इसी तरह का स्लोप प्राप्त हुआ था, क्योंकि समय जो है कभी वही वस्तु कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रही है, कभी अधिक दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति के कारण जो क्या होता है, हमें ऐसा स्लोप प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी के लिए एक समान गति नहीं कर रही है, एक समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रही है। इस वजह से हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो ने कुछ समीकरण दिए थे जो हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है, बेसिक जानकारी है ये बिल्कुल। तो पहला जो हम समीकरण देखते हैं, u इज इक्वल टू u प्लस AT होता है। ठीक है, यहाँ पे जो u है हमारा वो प्रारंभिक वेग को दर्शा रहा है। और वहीं अगर हम सेकेंड पूरी पहले देख लेते हैं कि क्या डिनोट करता है। तो u हमारा प्रारंभिक वेग को दर्शाएगा, v अंतिम वेग को दर्शाएगा, a जो होता है त्वरण को दर्शाता है, s दूरी को दर्शाता है और t हमारा समय को दर्शाता है। ठीक है, पहला जो इक्वेशन हमारा हो गया u इज इक्वल टू यू प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये सारे इक्वेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे ही जोड़ के जो हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, हो सकता है उसमें इसका यूज़ हो या नहीं भी हो। तो बेसिक ही आपसे पूछा जा सकता है कि गैलीलियो के समीकरण में क्या क्या दर्शाए जाते हैं और उसके जो इक्वेशंस थे वो क्या क्या थे। इसलिए हमें ये तीनों इक्वेशंस याद रखने बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो हमारे तीन इक्वेशंस हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं लोलक पेंडुलम की आवर्त गति। तो पेंडुलम को समझने के लिए और पेंडुलम की आवर्त गति को समझने के लिए आप सब ने अपने घर में या कहीं भी ऐसा एक वॉच देखा होगा जिसमें नीचे एक पेंडुलम की तरह लगे रहता है और वो बिल्कुल एक निश्चित समय में फिर से अपने जगह पर वापस आ जाता है। वो एक घूमता है ऐसे, फिर उसके बाद निश्चित समय के बाद वो फिर से अपनी स्थिति में पुनः स्थिति में वापस आ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है, ठीक है, अब ये वॉच है हमारा, तो ये पेंडुलम एक निश्चित गति के बाद यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद ये अपने जगह पर आ जाएगा, फिर ऐसी गति करेगा, फिर वापस, फिर गति, फिर ऐसा होता है। इसे इस प्रकार की जो गति होती है ना, उसे ही हम आवर्त गति कहते हैं। लोलक पेंडुलम की गति को आप समझ लीजिए। आप हम इसकी एक डेफिनेशन की तरह देख लेते हैं कि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी ले लीजिए आप, उसको किसी गोल और भारी कण को लटका कर डोरी को किसी आधार पर लटका दें। ठीक है, अगर आपने वो उस घड़ी को अभी सपोज ना करें, तो हम इसको अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम एक डोरी ले सकते हैं। ठीक है, भारहीन व ऐसी डोरी जो लंबाई में ना बढ़े, मतलब कुछ डोरी आप देखे होंगे कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो वैसी डोरी नहीं लेनी है हमें। हम उस प्रकार की डोरी लेंगे जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती हो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि गोल या कोई भारी कण को लटका देंगे, वहाँ पर लटकाएंगे और उसके बाद उसको किसी आधार, मतलब कहीं भी आप कोई कील लगा लीजिए या कुछ लगा लीजिए और उसमें उस डोरी को आप बांध दीजिए।
तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सरल लोलक बन जाएगा। सरल लोलक जो होता है हमारा, वो लोलक के साम्य स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित कर देंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे और उसके बाद आप छोड़ेंगे ना, तो वो उसके बाद इसकी गति जो होती है आवर्त या दोलन गति हो जाती है, क्योंकि यह अपने पुनः स्थिति में फिर से वापस आती है। ये आप किसी भी लोलक को मतलब आप ऐसा प्रयोग कीजिए और उसके बाद जो जो गोल आप लटकाएंगे उसे आप छूइए और उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आप उसके बाद कुछ मत कीजिए, आप देखेंगे कि वो फिर से अपने पुनः स्थिति में वापस आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे आवर्त गति या दोलन गति कहते हैं, ठीक है। आप इसे डायग्राम से देखिए, ये जो है हमारा डायग्राम है। तो उस बिंदु जहाँ से लोलक को लटकाया गया है से लेकर लोलक का गुरुत्व केंद्र तक का जो दूरी रहेगा वो लोलक का लंबाई L कहलाता है, ठीक है। वो बिंदु मतलब ये बिंदु यहाँ पे हमने क्या किया है, उस बिंदु जहाँ से हमने लोलक को लटकाया है से लेकर लोलक का गुरुत्व केंद्र क्या होगा, जहाँ पे गुरुत्व केंद्र हमेशा गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है। तो इनके बीच की जो लोलक से गुरुत्व केंद्र तक का जो दूरी होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं, कैपिटल L से, ठीक है, कैपिटल L से इसे हम डिनोट करते हैं। अब हम देख लेते हैं लोलक की माध्य स्थिति के दोनों ओर लोलक के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मतलब आप ये समझिए, ये माध्य स्थिति के दोनों ओर मतलब ये क्या हो गई, हमारी बीच वाली स्थिति माध्य स्थिति हो गई और इसके दोनों ओर मतलब एक बार ये क्या करेगा, लोलक इस तरफ जाएगा, फिर उसके बाद ये फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इस प्रकार की इसकी गति होते रहेगी, ठीक है। तो ये जो होगी उसकी लोलक की आयाम कहलाएगी, ठीक है। इतने से इतने तक एक आयाम होगा और इतना से इतना तक भी आयाम कहलाएगा हमारा। तो इस अगर हम इस चित्र के अनुसार आयाम की बात करें तो इसका एक आयाम क्या होगा, बी ए जो होगा हमारा ये आयाम होगा उसका, और उसी प्रकार बी सी भी इसका आयाम होगा, इसके दो आयाम होंगे, ठीक है। माध्य स्थिति के दोनों और वो जितनी भी दूर जा रहा है ना, यही उसका आयाम कहलाता है। अब हम देखते हैं कि लोलक का जो अपनी गति के एक ओर की चरम स्थिति से दूसरे ओर की चरम स्थिति तक और फिर पहले ओर की चरम स्थिति से दूसरे ओर की चरम स्थिति तक वापस आना ही जो है लोलक का एक दोलन कहलाता है। आप ये समझिए कि एक दोलन क्या होता है। एक दोलन ये होता है कि लोलक जब अपनी गति के एक ओर की चरम स्थिति से, ठीक है, एक ओर के चरम स्थिति से दूसरी ओर की चरम स्थिति तक और फिर दूसरी ओर की चरम स्थिति से पहली ओर की चरम स्थिति तक, इस प्रकार का इसका आना ही क्या कहलाता है, हमारा लोलक का एक दोलन पूरा कहलाता है, ठीक है। ये जो यहाँ तक जाएगा और उसके बाद ये यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा, ये जो होगा एक बार का उसका एक दोलन कहलाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो ये क्या होगा, ए से सी और फिर सी से ए तक, यहाँ पे क्या किया, ए से सी तक हमने अभी इस चीज़ को समझा कि पहले ये ए से सी तक और उसके बाद सी से ए तक जो आएगा, ये जो कंप्लीट इसका अब जो इसका कंप्लीट दोलन है ये इसका एक दोलन कहलाएगा, ठीक है। होप आपको इतना समझ आया होगा कि इसका दोलन कब कितना कहलाएगा, ठीक है। और लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, मतलब हमने यहाँ देखा जो यहाँ से यहाँ तक के जो हमने एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लिया, लोलक ने एक दोलन को पूरा करने में जितना भी समय लिया है उस समय को ही हम क्या कहते हैं, दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आवर्त काल क्या होता है या दोलन काल क्या होता है, ये जानने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है, ठीक है, जो समय लगता है उसे ही हम आवर्त काल कहते हैं। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, आवर्त काल को हम टी से डिनोट करते हैं। और एक सेकंड में लोलक द्वारा किया गया दोलन को हम लोलक की आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही कम, मतलब एक सेकंड में वो जितना दोलन कर रहा है एक सेकंड में, उस एक सेकंड में किया गया दोलन को ही हम लोलक का आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है।
अब आप जान गए होंगे कि आवर्तकाल और आवृत्ति क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। जब वो पूरा एक दोलन करने में उसको जितना समय लगता है, ठीक है, वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। और 1 सेकंड में लोलक को जितना जितना भी उसके द्वारा दोलन किया गया है, ठीक है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को क्या कहते हैं, हम वी से डिनोट करते हैं और इसको म्यू म्यू कहते हैं हम, ठीक है। आवृत्ति म्यू कहलाती है और आवृत्ति को की जो यूनिट या इकाई होती है उसे हम हर्ट्ज कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, जो आवृत्ति म्यू बराबर 1/t होता है, 1/t, ठीक है। टी हमारा क्या है यहाँ पे, टी जो है वो आवर्तकाल है, आवर्तकाल, ठीक है। आवृत्ति इक्वल टू 1/t, मतलब 1/आवर्तकाल हो गया हमारा। अब आइए आगे देखते हैं। यदि आयाम कम हो तो किसी स्थान पर किसी लोलक का आवर्तकाल t उसकी लंबाई व उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, ठीक है। मान लीजिए कि आयाम कम है। आयाम आप सबने देखा कि आयाम क्या है, आयाम मतलब वो अपनी स्थिति में ये मध्य स्थिति से दोनों ओर जितना जाता है, ठीक है, वही जो है क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। हमने सबने देखा कि एक बार उसका आयाम ये रहेगा और इतना दूरी ये जो होगी उसकी आयाम होगी। तो मान लीजिए कि अगर आयाम कम है, ठीक है, तो किसी स्थान पर किसी लोलक का आवर्तकाल अगर हमें निकालना है, उस स्थिति में अगर हमें आवर्तकाल निकालना है तो आवर्तकाल क्या करेगा, उसकी माध्य लंबाई मतलब कैपिटल L और उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण को हम हमेशा स्मॉल g से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T = 2π√L/g हो जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल लोलक के पदार्थ व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, आप ये याद रखना, ठीक है। आवर्तकाल जो है हमारा, आवर्तकाल मतलब क्या होता है, जो एक वो पूरा अपना दोलन पूरा करता है वो जो उसका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। आवर्तकाल हमेशा लोलक के पदार्थ का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब इस पर निर्भर नहीं करता कि हमने कितने द्रव्यमान का वो जो हमने गोला लगाया था वो हमने कितने द्रव्यमान का लगाया था, इस पर यह निर्भर नहीं करता है। और निर्वात ऐसा जगह है मतलब जहाँ पे हवा नहीं होता, तो वैसी जगह में जो आवर्त का लोलक का जो दोलन होता है ना वो अधिक समय तक दोलन करता है, मतलब बहुत अधिक समय तक वो उसी प्रकार की गति करते रहता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। समझते हैं हम इसे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहेगी, और वहीं यदि कोई वस्तु एक समान गति या सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाएं। मतलब अपने तरफ से हम अपने हाथ से उसे खिसकाएं या उस पर कोई भी हम अपने तरफ से जब तक के बाह्य बल न लगाएं तो वो वही स्थिति में बनी रहेगी। जब हम कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दें, जब हम अपने द्वारा कोई बाह्य बल लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। मान लीजिए हम उसे धक्का दे रहे हैं तो वो आगे खिसकेगा, इस प्रकार के परिवर्तन आएंगे ही, ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा होता है ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप कुछ एग्जाम्पल से आप समझिएगा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको समझाते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि पेड़ को हिलाने से जो उसका फल है वो टूट करके नीचे गिर पड़ता है, ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है। जब भी हम किसी पेड़ को हिलाएंगे तो उसके क्या होंगे, फल जो है टूटकर नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप हिलाना छोड़ दीजिए तो क्या फल, कभी कभी जो बहुत ही अधिक ज़्यादा पक जाते हैं वो फल गिरते हैं, लेकिन जब आप हिलाते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे फल गिरने लग जाते हैं। लेकिन जब आप हिलाना छोड़ देंगे तो वो फल क्या होंगे, गिरने बंद हो जाएंगे। जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं तब वो ऐसा हो रहा है, ठीक है।
और वहीं आपने देखा होगा कि जब कंबल को डंडे से पीटने पर जो उसमें धूल के कण होते हैं वो झड़ कर गिर जाते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं, मतलब डंडा एक क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल हम लगा रहे हैं, तो उसमें जितना भी धूल का कण है वो क्या हो रहा है, नीचे गिरते जा रहे हैं। ये भी हमारे न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। उसी तरह आपने दैनिक जीवन में ज़रूर महसूस किया होगा कि जब रुकी हुई गाड़ी को अचानक से जब हम चलाते हैं, कोई भी गाड़ी मान लीजिए कि रुकी हुई है और हम अचानक से क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं उस पर, तो उसमें जो हम पीछे बैठे होते हैं, आप कभी पीछे बैठे होंगे तो आपने ये फील भी किया होगा कि जो यात्री पीछे की ओर बैठे रहते हैं ना, वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, मतलब एक झटका सा लगता है और वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये किस लिए वजह से होता है, ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करता है और उसी वजह से होता है। और उसी प्रकार आपने देखा होगा, ये तो हो गई रुकी हुई गाड़ी की बात, लेकिन आपने देखा होगा कि जब चलती हुई गाड़ी, कोई भी गाड़ी चल रही है और वो जब अचानक से रुकती है, तो उसमें जैसे हम बैठे हुए हैं तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर हम झुक जाते हैं। ये चीज़ आपने बस में ज़रूर फील किया होगा। अगर आपने बस में सफ़र की होगी तो बस में आपने पाया होगा कि अगर गाड़ी अचानक से, जब कोई सवारी उतरने वाले रहते हैं और गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी के रुकने पर क्या होता है, कोई भी यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ये सब न्यूटन के गति के प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसके ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल से समझने से पहले आप सबको कुछ एक ऐसी क्वेश्चन बता देते हैं जो कि अभी तक हमने किया उसमें से निकलते हैं और जो इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये एक ऑप्शनल की तरह समझ लीजिए आप, कि कोई भी जब प्रति 1 सेकेंड में वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन में दे दिया गया, चाल कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, त्वरण कहते हैं या औसत चाल कहते हैं। आप इसे अच्छे से समझिए, प्रति 1 सेकेंड में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी ये। आप हमें इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको पता हो तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति 1 सेकेंड में जो वेग परिवर्तन का दर होता है वो हमारा त्वरण कहलाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। वैसी कुछ राशियों का पूछ सकते हैं, जैसे कौन सी राशि अदिश राशि है, या कुछ आपको ऑप्शंस दे देंगे और उसमें से पूछ देंगे कि इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है या सदिश राशि नहीं है, तो आपको वो याद रखना है। और आपने परिभाषा तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाई है कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, वो सब आपको याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। उसी प्रकार क्या पूछ सकता है कि कोई भी चीज़ है उसका हमने क्या एसआई मात्रक भी पढ़ा है, इस यूनिट में हमने पूरा एसआई मात्रक भी देखा है और उसका सिंबल भी देखा है, तो वो सब चीज़ भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ दिया गया कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, 2-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, एम्पियर है, केल्विन है, कैंडला है या रेडियन है, ये सब ऑप्शन आपको दे दिए गए। तो आपको पता है ताप का क्या होता है, केल्विन, तो आपको ये याद में रखे रहना है कि किसका एसआई मात्रक क्या होता है। ये सारी चीज़ छोटी छोटी बातें जो आपको याद में रखनी है ताकि आप अच्छे से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकें और उसका आंसर बता सकें। ठीक है, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम। और इसमें आप क्या छोटी छोटी चीज़ें, मतलब हमने और इसमें क्या देखा है आप हमें बताइए। जैसे कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, ये भी हमने देखा था, वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये सब क्या है, एक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं, ये हमें याद रखना है। ये सवाल जो है यूपी टेट में पूछा गया था नवंबर 2011 में। ठीक है, उसी तरह क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ का हमने जो पढ़ा है उसका एसआई मात्रक भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें एसआई मात्रक को भी याद रखना है। और उसी तरह आप छोटी छोटी बात भी याद कीजिए, जैसे कि एंगस्ट्रॉन्ग से हम क्या नापते हैं, तो आपको एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि एंगस्ट्रॉन्ग का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तरंगों के लिए। तो जिस भी ऑप्शन में आपको तरंग का से रिलेटेड ऑप्शन मिला उसमें आप टिक कीजिए, वो आपका सही होगा। कुछ बातें जो एकदम बेसिक हैं जो आपको याद रहनी ही चाहिए। जैसे आप देख लीजिए कि एक समान वेग से अगर गतिमान पिंड का त्वरण भी
एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी है अगर, ठीक है, उसमें त्वरण भी शामिल है, तो हम उस प्रकार की गति को क्या करते हैं, क्या कहेंगे। तो आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, सरल, रेखी गति, वृत्तीय गति, स्थिर, ये सब हमने गति के बारे में पूरा अध्ययन किया है। तो वो सब भी बातें हमें याद में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार सीजी टेट में पूछा गया है कि उस प्रकार की जब एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी है अगर, तो उस प्रकार की गति को क्या कहेंगे करके। तो 2-4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको बताना है कि उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। और ये तो हो गए अब हमारे बेसिक जो आपको ऐसी मतलब इस चैप्टर से याद रखने चाहिए कि क्या क्या टाइप्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स। तो एक ये न्यूमेरिकल देखिए आप कि सौरभ अपनी कार को 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चला रहा है, ठीक है। तो वह एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्या दिया है, 1200 मीटर, 750 मीटर, 450 मीटर, 900 मीटर। अब आप देखिए आप इसे सॉल्व क्या करेंगे। पहले तो आप ये क्वेश्चन में देखिए कि इसमें क्या दिया है हमें। इसमें दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दिया है हमारा, ये इसका वेग हमें दिया हुआ है। पहले तो आप कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें जो जो वैल्यू दी रहती है उसे हम एक बार देख लेना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, वेग दिया है हमें, ठीक है, और क्या कहा है, प्रति घंटा दिया है इसमें, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। तो आप सभी जानते हैं कि क्या एक घंटे में कितना होता है, एक घंटा में हमारा 60 मिनट होता है। आप सभी ने ये पढ़ा ही है, आपको सबको ये चीज़ मालूम है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो हाँ, आप ये लिखिएगा, तो 60 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कितना दूरी तय किया। तो 60 मिनट में तय की गई, 60 मिनट मतलब क्या हुआ, एक घंटे में तय की गई दूरी 45 किलोमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसे ही हमने लिखा है। तो यहीं आप देखिए जी, 60 मिनट में 45 किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो आप बताइए कि एक मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो एक मिनट में तय की गई जो हमारी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 45 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.75 किलोमीटर, या किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें इसे 1000 से इंटू करना होगा, तो 750 मीटर आ जाएगा हमारा, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, 750 मीटर, ओके। अब हम देख लेते हैं आगे। तो ये क्या है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है, तो वह 32 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। अभी लोलक के बारे में हमने पूरा पढ़ा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, लोलक का आवर्तकाल हमें दिया है 1.6 सेकंड, ठीक है। ये 1.6 सेकंड में दोलन की संख्या हम लिख सकते हैं, कितना, एक दोलन बोला है, ये लिख दिए हम। तो हमें क्या बताना है, 32 सेकंड में बताना है हमें। तो 32 सेकंड में दोलन की संख्या बतानी है हमें, तो क्या करेंगे हम, 32 को जो है हमारा उसको भाग दे देंगे ये यहाँ पे 1.6 सेकंड से, तो क्या आ जाएगा हमारा 20 मीटर आ जाएगा, 20 दोलन आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें दोलन की संख्या, कितने दोलन पूरा करने बोला था, तो वो आ जाएगा हमारा 20। अब देख लीजिए आप तीसरा क्वेश्चन, ये टेट में पूछा गया है कि एक पिंड अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो पिंड गति कर रहा है। आप सभी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, शून्य वेग से, या नियत चाल से, या एक समान वेग से, या नियत त्वरण से। ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार की गति कर रहा है। आप सब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या है। अभी हम आपको इसको बता देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इसमें ये बताना है कि एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई जो दूरी है हमारा, वो समय के अनुक्रमानुपाती है, मतलब दूरी अगर बढ़ेगी तो समय भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे,
शून्य वेग से तो होगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार नियत चाल से भी नहीं होगा। एक समान वेग से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नियत त्वरण से भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका जो कि टेट में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको दिमाग में रख के चलना है कि कब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या बताना है। इस प्रकार की चीज़ें आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या होगा हमारा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें पूछा क्या है। इसके ऑप्शंस को आप अभी मत देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखने के बाद ये देखिए कि हमें क्या क्या चीज़ दिया गया है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर में लगा गया समय कितना है, 10 किलोमीटर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चल रहा है वो, तो क्या हो जाएगा 10, पहला जो होगा T1 इक्वल टू 10/40 मतलब 1/4 घंटा। वहीं दूसरा क्या दिया है, और शेष 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से, तो T2 जो हमारा हो जाएगा वो 45/60 मतलब 3/4 घंटा हो जाएगा। तो हमें औसत चाल निकालना है। ठीक है, औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये 10 और 45 जो हमें दूरी दी गई है, ये 10 किलोमीटर दी गई है और 45 किलोमीटर, उसे जोड़ देंगे हम। ठीक है, और उसके बटे में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 घंटा हम निकाले हैं, 1/4 घंटा और 3/4 घंटा, इसको जोड़ देंगे। इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 और 1 4 और ऊपर का 4 और नीचे का 4, ये जो हमारा 3 और 1 4 है और नीचे भी क्या है 4, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। ठीक, और ये 45 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लीजिए ये क्वेश्चन जो कि सीटेट 2019 में पूछा गया है कि यदि कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, ठीक है, तो नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा में से सही कथन हमें चुनना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा सही है, हमें ये बताना है। याद रखिएगा ना, कौन सी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही आ रही है, हमें उस पर टिक करना है। ठीक, तो 30 दोलन कितने में करता है, यहाँ पे कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। ठीक है, 30 दोलन कितने समय में करता है, 30 दोलन करता है 3 सेकंड में। 30 दोलन जो करता है 3 सेकंड में। ठीक है, तो एक दोलन का समय निकालना है हमें। एक दोलन का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 30 दोलन और 3 सेकंड, तो 3/30 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा दोलन, जो आवर्तकाल का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे कि आवृत्ति, ये हमने शुरू में ही पढ़ा कि आवृत्ति बराबर जो होता है हमारा म्यू से डिनोट करते हैं 1/T या 1 क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो हमने आवर्तकाल की वैल्यू तो क्या की है, निकाल ही दी है यहाँ पे 0.1 सेकेंड। तो इसके फॉर्मूला के अनुसार जो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा वो 1/T होगा। टी की वैल्यू हमने डिनोट कर दी यहाँ से 0.1 सेकेंड, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 हर्ट्ज़। आवर्ती को हमेशा हमने देखा उसका मात्रक क्या है, हर्ट्ज़ है, तो हर्ट्ज़ हम लिखेंगे ही। ठीक है, तो हमारा जो ये इसमें का पहला ऑप्शन जो दिया गया है हमें, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज़ होगी, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, होप आपको आज के सेशन का किस क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है या कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर सकें। ठीक है, आगे के सेशन में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइज़।